डिकॉइटी, जैसे अप्रोप्रिएशन, ये सारी चीजें, ये सारे प्रॉपर्टी ऑफेंसेस हैं। अभी तक वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द बॉडी ऑफेंसेस, जो कि था मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, एक्सीडेंट, रेप, डाउरी डेथ, ये सारी चीजें हमने बॉडी ऑफेंसेस किए थे। पर अब वी हैव कम टू द प्रॉपर्टी ऑफेंसेस। सो द फर्स्ट ऑफेंसेस 378, दैट इज थेफ्ट। थेफ्ट में बेसिकली ना दो एलिमेंट्स होते हैं, एक एक्सेसरी होता है जो कि होता है मूविंग ऑफ द प्रॉपर्टी, और एक मेंजरी होता है दैट इज डिसऑनेस्ट इंटेंशन। ये दोनों एलिमेंट्स बहुत जरूरी हैं टू कॉन्स्टिट्यूट अ थेफ्ट। As we read it, whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without the person's consent moves the property in order to such taking is said to commit theft. अब इसमें स्पेसिफिकली दिया है कि एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए, दैट इज द मेंजरी ऑफ दिस सिचुएशन, कि इस ऑफेंस को फॉर्म करने के लिए दिस डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए। ये कौन से सेक्शन में डिफाइन है डिसऑनेस्ट इंटेंशन? थोड़ा बहुत याद हो? 23 24। तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना इसमें जरूरी है, जिसमें भी होता है किसी को रॉन्गफुल लॉस हो या फिर रॉन्गफुल गेन हो। दिस इज द मेंस rea रिक्वायर्ड फॉर द थेफ्ट, और एक्टर्स rea क्या है? मूविंग ऑफ द प्रॉपर्टी। मूव कर लिया ना जो प्रॉपर्टी को चोरी के पर्पस के लिए, उसी वक्त वो थेफ्ट बन जाएगा, चाहे तुम उसे लेके जा पाए या नहीं लेके जा पाए। दिस इज थेफ्ट। थेफ्ट का ऑफेंस वहीं से शुरू हो जाएगा। So whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession without the consent of the person, मतलब you with the dishonest intention tried to steal the thing, तुमने मूव करी और उस इंसान की कॉन्सेंट के बिना, ओनर की कॉन्सेंट के बिना, क्योंकि अगर तुमने कंसेंट ही ले ली तो फिर वो चोरी हुई नहीं ना, फिर तो तुम उससे पूछ के लेके जा रहे हो कि मैं तुम्हारी चीज ले जाऊं थोड़े दिनों के लिए या ऐसे यूज कर लूं, तो वो तो थेफ्ट हुई नहीं, क्योंकि अगर उस इंसान ने कंसेंट ही दे दिया। तो जब हम उसके कंसेंट के बिना चीज को मूव करते हैं विद द डिसऑनेस्ट इंटेंशन, इट इज अ थेफ्ट। ये चीजों को रख लेना, क्योंकि ना जब तुम्हें प्री के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन था या फ्रॉडुलेंट इंटेंशन था, इन्हीं चीज पर कंफ्यूजन होने की वजह से मार्क्स नहीं आते लोगों के। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि तुम लोग यही चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे की डिसऑनेस्ट डालना था कि फ्रॉडुलेंट डालना था। एक एक वर्ड से बस वो क्वेश्चन बन जाता है और फिर नंबर या तो मिल जाएंगे या फिर रह जाएंगे। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना, आइदर मेक नोट्स ऑफ इट और हाईलाइट करते जाओ उन चीजों को। Explanation 1, a thing is so long as it is attached to earth not being movable property is not the subject of theft, but it becomes capable of being the subject of theft as soon as it is severed from the earth. अब अगर कोई चीज अर्थ के साथ जुड़ी हुई है, जैसे कि पेड़, घर, कोई भी चीज है, तो वो चोरी कर ही नहीं सकते क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है एज पर आईपीसी। पर द मोमेंट हमने उस चीज को स्वीयर कर लिया अर्थ से, जैसे कि पेड़, पेड़ को चोरी नहीं कर सकते, इट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये पेड़ कनेक्टेड है, अर्थ के साथ जुड़ा हुआ, वो मुझसे कैसे वो करेंगे, तो ये चोरी नहीं कर सकते, मूवेबल नहीं है। पर जब भी उसे स्वीयर कर लिया इस इंटेंशन के साथ कि हम इसे चोरी करनी है, उस पेड़ को उखाड़ लिया उस जगह से, इट बिकम्स अ मूवेबल प्रॉपर्टी विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट। उसी वक्त वो मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाएगी और उसे चोरी किया जा सकता है। पेड़ की जगह कोई भी चीज होगी जो कि उसने अटैच की हुई है अर्थ के साथ, उसको जैसे उखाड़ लिया उसी वक्त से वो मूवेबल प्रॉपर्टी बन गई फॉर द पर्पस ऑफ थेफ्ट। Explanation 2, a moving affected by some act which affects the severance may be a theft. जब तुमने उस चीज को मूव किया इन ऑर्डर टू स्वीयर द थिंग फ्रॉम द अर्थ, वो थेफ्ट है, ये थेफ्ट का पार्ट बन जाएगा ये एक्ट। Explanation 3, a person is said to cause a thing to move by removing an obstacle which prevented it from moving or by separating it from any other thing as well as by actually moving it. अब इस चीज में मूव करना जरूरी नहीं उस चीज को तुमने हाथ ही लगाया है, अगर तुमने उसमें से कोई ऑब्स्टैकल हटा दिया जो कि उसके रास्ते में था, वो भी मूविंग है। अगर उसे किसी चीज से अलग कर दिया, दैट इज ऑल्सो अ मूविंग। मतलब तुम्हें उस चीज को खुद से डायरेक्टली मूव करने की जरूरत नहीं है, अगर तुमने उसे किसी और तरीके से भी मूव कर दिया, इट इज अ थेफ्ट। जैसे कि एक टेबल पर एक रिंग पड़ी है, ठीक है, यहाँ पे पड़ी है वो रिंग, अब वो इंसान चोरी करना चाहता है, वो रिंग एकदम से तो उठा नहीं सकता, पता लग जाएगा किसी को, बड़ी महंगी रिंग उसकी पड़ी है। अब यहाँ पर एक बॉक्स सा पड़ा है, अब वो यहाँ पे बैठा है इंसान, ही वॉन्ट्स टू टेक दिस रिंग। अब ये जो बॉक्स पड़ा है ये उसके लिए ऑब्स्टैकल है,
उसने इसे हटाया ताकि मैं इसे फटाफट ऐसे अपनी तरफ खींच लूंगा. सो द मोमेंट ही शिफ्टेड दिस बॉक्स टू दिस साइड, दिस इज ऑल्सो अ थेफ्ट, क्योंकि उसने एक ऑब्स्टेकल अपनी जगह से हटा लिया ताकि मैं उसे चोरी कर सकूं. इसके अलावा सेपरेटिंग इट फ्रॉम एनी अदर थिंग, किसी भी चीज से उसे अलग कर दिया, जैसे कि हमने स्वीयर करा उसी तरीके से किसी चीज पे लगी हुई थी वो चीज उसको उससे अलग कर दिया, खींच लिया. सपोज इस बॉक्स में रिंग पड़ी होती, जैसे ही उसने इस रिंग को बॉक्स में से निकाला, दिस इज थेफ्ट. मैम ये एक्सप्लेनेशन 4. जी मैम ये जी जी अटेम्प्ट होगा ना theft का, थेफ्ट नहीं होगा ना, ये अटेम्प्ट होगा ना. अगर हम ऑफेंस बनाए तो हाँ ये अटेम्प्ट ही होगा ये, क्योंकि अब चोरी होगी कि नहीं होगी तो आगे के फैक्ट्स पर डिपेंड करता है कि वो लेके जा पाया या नहीं लेके जा पाया. पर इस सेक्शन के पर्पज से ये सारी एक्ट्स को हम थेफ्ट बोलते हैं. इन सब एक्ट्स को थेफ्ट का पार्ट बोलते हैं. अगर तुम्हें ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए इन सब पॉइंट्स पर, तो तुम उसे थेफ्ट ही टिक करके आओगे, क्योंकि उसमें वो ये नहीं पूछेंगे कि इट इज थेफ्ट और अटेम्प्ट टू थेफ्ट. वो सिर्फ ये पूछेगा कि क्या ये थेफ्ट बनता है या नहीं बनता. फॉर द पर्पज ऑफ थेफ्ट, ये सेक्शन के पर्पज के लिए इन सब एक्सप्लेनेशंस को थेफ्ट का पार्ट मानते हैं. या तो हो ना तुम्हारे पास पूरे फैक्ट्स हो कि हाँ जी उसने चीज को हटाया फिर उसने हिलाया, अब वो लेके जा पाया या नहीं लेके जा पाया, उस चीज पे तुम पे क्वेश्चन आएगा कि हाँ जी दिस इज थेफ्ट और अटेम्प्ट टू थेफ्ट, तब वो आता है वो चीज. पर अगर इन एक्सप्लेनेशन पे क्वेश्चन आया 10 378 के पर्पज के लिए, हाँ जी ये थेफ्ट का पार्ट है, ये थेफ्ट है, तब तुम्हें थेफ्ट टिक करना है, अदरवाइज नहीं करना. समझ आया? यस मैम. अटेम्प्ट वाली चीज है कि जब पूरा प्रोपोजिशन होगा तब तुम उसके हिसाब से डिसाइड करना. Explanation 4. A person who by any means causes an animal to move is said to move the animal, and to move everything which is consequence of the motion so caused is moved by the animal. अब सपोज वो बंदा एनिमल को मूव करना चाहता है, एनिमल को चुराना चाहता है, तो उसने एनिमल को मूव करा, दिस इज अ पार्ट ऑफ थेफ्ट. और या फिर वो एनिमल को मूव करता है, जैसे कि पीछे कोई काट लगी हुई है, घोड़े के पीछे या बैल के पीछे, किसी के पीछे एक काट लगी हुई है. अब जैसे उसने एनिमल को मूव किया किसी भी तरीके से, उसे खाना दिखाया कुछ भी दिखाया, इन कॉन्सिक्वेंस ये काट भी चलेगी. अब ये डायरेक्शंस में चल पड़ी, जिस तरीके से एनिमल जाएगा उसी तरीके से काट जाएगी, दिस इज अ थेफ्ट. कि उसने उस काट को डायरेक्टली मूव नहीं किया, उसने एनिमल को मूव करा दिया, जिसके कॉन्सिक्वेंस में वो काट अपने आप उसके साथ साथ चलेगी क्योंकि उससे बंधी हुई है. सो दिस इज ऑल्सो अ थेफ्ट. Explanation 5. The consent mentioned in the definition may be express or implied and may be given either by the person in possession or by any person having the property, having for that purpose authority, either express or implied. तो consent means या तो उसने expressly consent किया हो या impliedly. Impliedly मतलब जैसे कि दो दोस्त हैं एक दूसरे के घर आते जाते रहते हैं, कि पता है कि उसकी बुक लेके जा रहा है वो उसके consent के बिना, कि हाँ जी पता है implied consent है कि एक दूसरे की बुक्स हम पढ़ते रहते हैं, कोई चक्कर नहीं है. So this is implied consent. इसके अलावा अगर वो इंसान नहीं है, उसके बिहाफ पे कोई और ऑथोराइज्ड है टू गिव द कंसेंट, ही इज आल्सो अलाउड. जैसे कि हमने वो डील किया था ना सेक्शन 27 की, द ओनर गिवन द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू द वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट, सो दे आर आल्सो ऑथोराइज्ड. इफ दे आर ऑथोराइज्ड तो वो भी पोजेशन पार्ट कर सकते हैं, वो भी कॉन्सेंट दे सकते हैं. मतलब हस्बैंड की कोई चीज वाइफ भी दे सकती है, वाइफ की कोई चीज हस्बैंड भी दे सकता है, तो उनको इम्प्लाइड कॉन्सेंट है. इसकी इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आता आता ही है. Illustration 1. A cuts down a tree on Zed's ground with the intention of dishonestly taking the tree out of Zed's possession without Zed's consent. Here, as soon as A has severed the tree in order to such taking, he has committed theft. अब वो पेड़ को चुरा के लेके जाना चाहता था, मोमेंट उसने पेड़ को काटा, वहां से धरती से अलग करा, स्वीयर करा, उसी वक्त थेफ्ट हो गया. ये सिर्फ 378 के पर्पस के लिए इलस्ट्रेशंस है, उसकी एक्सप्लेनेशंस के हिसाब से. अगर तुम्हें ऐसे इलस्ट्रेशंस आएंगे तो तुम्हें थेफ्ट ही टिक करके आना है, अगर पूरी प्रोपोजिशन होगी तब उसके फैक्ट्स के हिसाब से. Illustration B. A pulls a bait for dogs in his pocket and thus induces Zed's dog to follow it. Here, if A's intention be dishonestly to take the dog out of Zed's possession without Zed's consent, A has committed theft as soon as Zed's dog began to follow A. अब उसने अपनी पॉकेट पे बेट डाला हुआ था सो दैट डॉग उसको स्मेल करेगा और उसके पीछे पीछे आता रहेगा. अब जैसे डॉग ने उसे फॉलो करना शुरू किया, इट इज अ थेफ्ट, क्योंकि वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन से डॉग को वहां से चुराना ही चाहता था. उसने पर्पसली एक्ट करी ताकि वो चुपचाप कुत्ते को ले जाए. अब जैसे ही डॉग उसे फॉलो करना शुरू करा, दिस इज अ थेफ्ट. ए मीट्स अ बुलॉक
Bullock carrying a box of treasure, he drives the bullock in a certain direction in order that he may be dishonestly taken the treasure. As soon as the bullock begins to move, A has committed theft of the treasure. अब उसे एक बुलॉक मिली जिसमें ट्रेजर पड़ा था, अब वो उसको लेके जाना चाहता था, तो जैसे बुलॉक को उसने चलाया, जैसे वो दूसरे डायरेक्शन में लेके जाना उसने शुरू किया, डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ कि मैं इसमें से सामान चुरा लूं, दिस इज अ थेफ्ट। क्योंकि उसे जाना कहीं और था और वो कहीं और लेके जाना शुरू कर दिया, दिस इज अ थेफ्ट। A being Z's servant and entrusted by Z with the care of Z's place, dishonestly runs away with the plate without Z consent, A has committed theft. ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए इलस्ट्रेशन। ए जेड का सर्वेंट होता है, वो उसे अपनी प्लेट का ध्यान रखने के लिए दे देता है कि मैं कहीं जा रहा हूँ, तुम इसका ध्यान रखना। अब जैसे ही वो डिसऑनेस्टली उसकी प्लेट को लेके भाग जाता है, दिस इज अ थेफ्ट। क्योंकि उसका डिसऑनेस्ट इंटेंशन था, उसने उसे सिर्फ रखने के लिए दी थी, इंटरेस्टमेंट दी थी। तो जैसे ही वो भागा वहां से उस इंटरेस्टेड प्रॉपर्टी के साथ, डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ, दिस बिकम्स अ थेफ्ट। इसके अलावा ना एक क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी बन जा सकता है, क्योंकि उसमें इंटरेस्टमेंट स्पेसिफिकली दी हुई है। एक और ऑफेंस भी बन सकता है इसमें, दैट इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। उसमें अगर तुम्हें कोई इंटरेस्ट के साथ प्रॉपर्टी देता है और तुम उसके बाद डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ उसकी प्रॉपर्टी को लेके भाग जाते हो। Illustration E, Z going on a journey entrusts his plate to A, the keeper of the warehouse, till Z shall return. A carries the plate to the goldsmith and sells it. Here the plate was not in Z's possession. It could not therefore be taken out of Z's possession. And A has not committed theft, though he may have committed a criminal breach of trust. अब Z एक जर्नी पे जा रहा था, अब वहां पे वो प्लेट को लेके जा रहा था, तो उसने ए को प्लेट देकर चला गया, इंटरेस्ट कर दी उसे प्लेट कि मैं थोड़े दिनों तक वापस आऊंगा तो मैं तुमसे वापस ले लूंगा। अब उसने उस दौरान प्लेट को बेचने चला गया। अब इसमें थेफ्ट का केस इसलिए नहीं बना क्योंकि ना इसने किसी से पोजेशन लिया है प्रॉपर्टी का, डिसऑनेस्ट इंटेंशन है पर इसने किसी के पोजेशन से प्रॉपर्टी नहीं चुराई है, तो इसलिए थेफ्ट नहीं बना, इसमें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बना। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ना आगे आएगा, फिर हम तब करेंगे। इसमें बेसिकली अगर एक इंसान आपको एक इंटरेस्टमेंट करके जाता है और आप डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ उस चीज को बेच देते हो, यूज कर लेते हो, दिस बिकम्स अ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इसमें और थेफ्ट में मैम बस ये फर्क है कि इसमें इंटरेस्ट की जाती है प्रॉपर्टी आपको। हाँ जी, मैम ये डी वाले में भी तो इंटरेस्ट किया है, तो इसमें थेफ्ट क्यों हाँ बना, हाँ, इसमें क्यों? वही कह रही हूँ ना, वही कह रही हूँ ना कि इसमें भी इंटरेस्टमेंट का तुम केस लगा सकते हो, ये भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बन सकता है। इन्होंने मुझे नहीं पता क्यों नहीं लिखा, पर इसमें भी बनता है केस, इसमें भी लगा सकते हो 405 का केस। Illustration F. A finds a ring belonging to Z on a table in the house which Z occupies. Here the ring is in Z's possession and if A dishonestly removes it, A commits theft. अब एक टेबल पे रिंग पड़ी है, A उस Z उसे A उसे चुराना चाहता है, तो जैसे A उसे dishonestly remove करेगा, this is a theft. G. A finds a ring lying on the high road, not in possession of any person. A by taking it commits no theft, though he may commit criminal misappropriation of property. ये केस है क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन का। ये वैसे हमें आगे डिस्कस करना चाहिए, पर मैं तुम्हें एक हिंट सा देती हूँ इसमें क्या होता है। इसमें चोरी नहीं है, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन इसलिए क्योंकि इसमें आपको ओनर नहीं पता, पहली चीज। दूसरी चीज क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में होता है कि जब बंदा उठाता है उस चीज को, तब उसका इंटेंशन चोरी करने का नहीं होता, बाद में उसका इंटेंशन बनता है। जैसे थेफ्ट में तो शुरू से आपका इंटेंशन डिसऑनेस्ट है कि मुझे चोरी करनी है, पर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में इंसान का शुरू से इंटरेस्ट डिसऑनेस्ट नहीं होता, उसका इंटरेस्ट बाद में पड़ता है। जैसे कि एक बंदा सड़क से जा रहा है, किसी का पर्स, उसे वॉलेट दिख गया गिरा पड़ा है, अब वो उठाता किस पर्पज से है? अगर उसने उठाया इस पर्पज से कि मैं वापस कर दूं किसी को, किसका है देखूं कौन है, अब इस इंटेंशन से उसने उठाया, उसके बाद उसने जब देखा खोला उसमें बहुत पैसे निकले, अब उसने सोचा यार मैं ही यूज कर लेता हूँ, बाद में दे दूंगा, जिसका भी होगा बाद में देखेंगे, या फिर छोड़ किसको क्या देना है, मैं ही ले जाता हूँ, किसी को कौन सा पता चलता है। अब जब उसने उठाया उस टाइम पे उसका इंटेंशन डिसऑनेस्ट नहीं था, उसका दूसरे मोमेंट पे इंटेंशन डिसऑनेस्ट हुआ, सो दिस इज क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्योंकि उसका पहला इंटेंशन सही होता, मतलब डिसऑनेस्ट नहीं होता। H. A sees a ring belonging to Z lying on a table in Z's house, not venturing to misappropriate the ring immediately for fear of search and detection.
A hides the ring in a place where it is highly improbable that it will ever be found by Z, with the intention of taking the ring from the hiding place and selling it when the loss is forgotten. Here, A at the time of first moving the ring commits theft. अब A उस रिंग को चुरा के लेके तो जाना चाहता है, पर उसे पता है कि अगर मैं ऐसे उठाऊंगा तो किसी को पता लग जाएगा और किसी ने देख लिया तो मैं फंस जाऊंगा। तो वो इस चक्कर में क्या करता है, उस रिंग को उठा के छुपा देता है फटाफट कहीं ना कहीं, ताकि यहाँ पे कोई देख नहीं पाएगा और जब ये लोग भूल जाएंगे इसके बारे में, चुपचाप यहाँ से उठा के लेके जाके इसे बेच आऊंगा। सो दिस इज थेफ्ट। जैसे ही उसने फर्स्ट, जब उसने रिंग को हटाया, हिलाया, उठाया, वहां से मूव करा किसी भी तरीके से, दिस इज अ थेफ्ट। वो जब उसने मूवमेंट कर दी ना, उसी वक्त वो थेफ्ट बन गया। A delivers his watch to Z, a jeweler, to be regulated. Z carries it to his shop. A, not owing to the jeweler any debt for which the jeweler might lawfully retain the watch as a security, enters the shop openly, takes his watch by force out of Z's hand, and carries it away. Here, A, though he may have committed criminal trespass and assault, has not committed theft in as much as what he did was not done dishonestly. अब ए ने अपनी घड़ी को सही करने के लिए दुकानदार को दे दिया। उसका कोई दुकानदार के साथ कोई डेट कुछ नहीं थे, उसके कोई पैसे लेने देने वाले नहीं थे कि जिस वजह से वो अपनी उसकी घड़ी को रख ले कि तुम मेरे पैसे दो और मैं तुम्हें घड़ी तब वापस करूंगा, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं थी। तो अगर उसकी दुकान में जाके वो अपनी घड़ी उठा के ले आता है, सो ये थेफ्ट नहीं बनता। उसी की प्रॉपर्टी थी, उसका कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं था, सो इट इज नॉट अ थेफ्ट। दूसरे चार्जेस बन सकते हैं कि तुमने किसी की प्रॉपर्टी में ट्रेसपास कर लिया या और चीजें, पर इसमें थेफ्ट का केस नहीं बनेगा। If A owes money to Z for repairing the watch, and if Z retains the watch lawfully as a security for the debt, and A takes the watch out of Z's possession with the intention of depriving Z of the property as a security for his debt, he commits theft in as much as he takes it dishonestly. पर अगर इसी सिचुएशन में Z ने उससे पैसे लेने थे घड़ी सही करने के और A ने उसे पैसे नहीं दिए होते, तो वो कहते कि तुम्हारी घड़ी तब तक मेरे पास है जब तक तुम मुझे पैसे नहीं देते हो, और इस दौरान अगर वो घड़ी को जबरदस्ती उठा के ले आता है, सो दिस इज थेफ्ट, क्योंकि ये अब उस टाइम पे उसकी सिक्योरिटी है, प्लस वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ ही जाता है ताकि जेड को रॉन्गफुल लॉस हो जाए और उसको रॉन्गफुल गेन हो जाए, क्योंकि अगर वो उठा के लाएगा तो उसे तो उसकी घड़ी मिल जाएगी, पर उस इंसान के पैसे मर जाएंगे जो उसे उस घड़ी को रखने से मिल रहे थे। सो दिस इज अ डिसऑनेस्ट इंटेंशन, तो इस वजह से ही विल बी लायबल फॉर थेफ्ट। पर पहली वाली सिचुएशन में जब कोई डेट नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो वो थेफ्ट नहीं है। ये इलस्ट्रेशन आ सकती हैं प्रॉब्लम्स में, इसकी वजह से सारे इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। Again, if A, having pawned his watch to Z, takes it out of Z's possession without Z's consent, not having paid what he borrowed on the watch, he commits theft, though the watch is in his property, and in as much as he takes it dishonestly. इसमें वही जो चीज है कि उसने प्लेज कर दी है प्रॉपर्टी, मतलब प्लेज की अपनी वॉच को जेड के पास, और उसने पैसे ना चुका के अपनी वॉच उठा के ले आया, दिस इज ऑल्सो अ थेफ्ट, चाहे वो उसी की प्रॉपर्टी है, बट स्टिल ही विल बी लायबल, क्योंकि उसने अपनी वॉच को सिक्योरिटी के तौर पे उसके पास रखा था। तो उसका इंटेंशन क्या है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, इसी चक्कर में उसने प्रॉपर्टी को मूव किया है, सो ही विल बी लायबल फॉर थेफ्ट। A takes an article belonging to Z out of Z's possession without Z consent with the intention of keeping it until he obtains money from Z as a reward for the restoration. Here A takes dishonestly, A has therefore committed theft. A Z की चीज उठा के ले जाता है उसकी पोजेशन से, उसके कंसेंट के बिना, और तब तक अपने पास रखने का सोचता है कि जब तक मुझे Z कोई पैसे नहीं दे देता इसके बदले में। तो दिस इज अ थेफ्ट, क्योंकि इसमें उसकी प्रॉपर्टी उसके कंसेंट के बिना है, प्लस इसका कोई साफ इंटेंशन नहीं, उसका डिसऑनेस्ट इंटेंशन ही है कि मुझे कोई रॉन्गफुल गेन हो जाए, कि मैं प्रॉपर्टी तभी दूंगा जब वो मुझे कुछ पैसे दे देगा या कोई रिवॉर्ड देगा इसके बदले। सो दिस इज अ थेफ्ट। A, being on friendly terms with Z, goes into Z's library in Z's absence and takes away a book without Z's express consent, for the purpose merely of reading it and with the intention of returning it. Here it is probable that A may have conceived that he had Z's implied consent to use Z's book. If this was A's impression, A has not committed theft. अब ए और जेड दोनों दोस्त हैं, वो एक दूसरे के घर जाते आते रहते हैं, अगर वो उसकी बुक उठा के ले आया जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ रीडिंग और मैं वापस कर दूंगा, उसे पता है कि वो मुझे मना नहीं करेगा, एक इम्प्लाइड कॉन्सेंट का सिचुएशन है, देन दिस इज नॉट अ थेफ्ट। प्लस उसका इंटेंशन भी देखना है ऐसी सिचुएशन में। अब इसके बाद वाली दोनों इलस्ट्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एन और ओ। ए आस्क चैरिटी फ्रॉम जेड्स वाइफ, शी गिव्स ए मनी, फूड एंड क्लोथ्स व्हिच ए नोज टू बिलोंग टू जेड हर हस्बैंड. Here it is probable that A may conceive that Z's wife is authorized to give away alms
If this was A's impression, A has not committed theft. अब कोई भीख मांगने आता है या कोई चैरिटी मांगने आता है किसी के घर पे, अब अगर वाइफ हस्बैंड के वॉलेट में से पैसे दे देती है या घर से कुछ चीज दे देती है, खाना पीना कुछ भी दे देती है, सो दिस इज इम्प्लाइड कॉन्सेंट कि वाइफ हस्बैंड के बिहाफ पे दे सकती है, तो ये थेफ्ट नहीं है. A is the paramour of Z's wife. She gives a valuable property which A knows belonged to her husband Z, and to be such a property as she has no authority from Z to give. If A takes the property dishonestly, he commits theft. अब A जो है Z की वाइफ का पैरामोर है, अब वो उसे Z की कोई भी चीज उठा के दे देती है, इवन दो कि हम कह सकते हैं कि Z वाइफ का इम्प्लाइड कॉन्सेंट होता है, हस्बैंड का इम्प्लाइड कॉन्सेंट होता है, पर उसे ये तो पता है कि उसने अपनी प्रॉपर्टी दे दी, पर जो प्रॉपर्टी ले रहा है उसे तो ये पता है ना कि शी हैज नो अथॉरिटी टू गिव द प्रॉपर्टी टू मी, कि हस्बैंड की प्रॉपर्टी अपने पैरामोर को देने की कंसेंट तो नहीं है उसे कहीं भी. एक जनरल कंसेंट होता है प्रॉपर्टी को लेकर कि तुमने कोई जनरल चीजें करनी है, घर का सामान हो गया, घर की चीजें हैं या फैमिली से रिलेटेड चीजें हैं. अब पैरामोर इज नॉट रिलेटेड टू फैमिली, तो अगर उसे प्रॉपर्टी दे रही है तो ही विल बी लायबल फॉर थेफ्ट, क्योंकि वो इसी इंटेंशन से जा रहा है, उसे पता है कि शी इज नॉट ऑथराइज्ड टू गिव द प्रॉपर्टी टू मी, इसलिए उस इंटेंशन से वो लेके जा रहा है, तो ही हैज कमिटेड थेफ्ट. A in good faith believing property belonging to Z to be A's own property takes the property out of B's possession. Here as A does not take dishonestly, he does not commit theft. अब A गलती से ये सोच के मतलब कि जैसे कि सबके ना अम्ब्रेलाज पड़े हैं एक जगह पर, A और Z का अम्ब्रेला बिल्कुल सेम सा दिखता है, A को लगता है कि ये अम्ब्रेला मेरा और वो उठा के ले जाता है, चाहे वो Z का अम्ब्रेला था, उसका डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं था, उसे नहीं पता था, गुड फेथ में ले गया, सो ही इज नॉट लायबल फॉर थेफ्ट. एक इसका केस है नीचे कमेंट्स में दिया हुआ है, प्यारे लाल भर्गवा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. है तुम्हारे बुक्स में, तुम्हारे बैरक्स में है? यस मैम है. मुकेश तुम्हारी बैरक में है? नहीं मैम, मेरे में नहीं है. अच्छा, तो इसका नाम लिख लो. दिस इज प्यारे लाल भर्गवा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. ये इंपॉर्टेंट केस है. AIR 1963 सुप्रीम कोर्ट. इसमें बेसिकली इस केस में ना टेम्परेरी यूसेज के बारे में कहा गया है कि चोरी करने का पर्पस ये नहीं है कि हमेशा परमानेंटली तुम्हें चीज चाहिए. अगर तुम थोड़े टाइम के लिए भी चीज को चुरा रहे हो ना, दिस इज द थेफ्ट. कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए, थोड़ी देर के लिए चाहे चीज को चुराना, दिस विल स्टिल बी अ थेफ्ट. परमानेंट यूज का कोई चक्कर नहीं है. सो इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट, मुकेश तुम लिख लो, गरिमा तुम इसे मार्क ही कर लेना चाहे बेरक में से. It is not necessary. It is not necessary that there is a permanent removal of the property. But if the property is removed, even for the temporary usage, it is still an offense of theft. It is still an offense of theft. ठीक है. 379 is punishment for theft, जो कि पनिशमेंट आता है 3 साल और फाइन और बोथ. सो पनिशमेंट फॉर थेफ्ट इज 3 years और फाइन और बोथ. 380, अब ये जो सेक्शन है इसके बाद वाले 380 से 382, ये इसकी एग्रावेटेड फॉर्म्स है. 380 says कि theft in the dwelling house whoever commits theft in any building, tent, vessel which the building, tent or vessel is used as a human dwelling or for the custody of the property shall be punished with imprisonment of 7 years and fine.
अब अगर वो ऐसी कोई जगह पे थेफ्ट करता है जो कि यूज होती है ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए, प्रॉपर्टी की कस्टडी के लिए, तो उन सब जगहों में अगर चोरी की जाती है तो उसकी पनिशमेंट है 7 years एंड फाइन, क्योंकि वहां पे लोग रह रहे हैं तो खतरा भी है, तो इस वजह से इसका ऑफेंस की जो पनिशमेंट है वो बढ़ गई। 381 theft by the clerk or servant of the property in possession of the master. Whoever being a clerk or servant or being employed in the capacity of the clerk or servant commits theft in respect of any property in the possession of the master or employer shall be punished with 7 years and fine. अब इसमें क्लर्क और सर्वेंट इन्वॉल्व है तो इसलिए इसकी पनिशमेंट ज्यादा है, बिकॉज उनपे जो मास्टर या एम्प्लॉयर है वो ट्रस्ट करके अपनी प्रॉपर्टी इंटरेस्ट भी कर सकते हैं, उन्हें पोजेशन भी दे सकते हैं। सो दे आर ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, कि मतलब वो ऐसे लोग हैं जिन पर वो ट्रस्ट करके प्रॉपर्टी भी हैंड ओवर कर सकता है, तो अगर वो लोग चोरी करते हैं तो उनकी पनिशमेंट ज्यादा है। 382 theft after preparation made for causing death, hurt or restraint in order to commit the theft. Whoever commits theft having made preparation for causing death, hurt or restraint or fear of death, hurt or restraint to any person in order to commit the theft or in order to the effect of his escape after committing theft or in order to retaining of the property taken by such theft shall be punished with rigorous imprisonment of 10 years and fine. अब इसमें थेफ्ट के साथ उन्होंने प्रिपरेशन किस चीज के लिए की है? डेथ की, हर्ट की और रिस्ट्रेन की। अब ये तीनों चीजों का उन्होंने प्रिपरेशन करी है कि हम या तो यूज करेंगे या फिर हम डराएंगे, क्यों? ताकि हम भाग सके चोरी करके, हम चोरी कर सके, या हम प्रॉपर्टी को अपने पास रिटेन करके रख सके। तो बेसिकली इसका मकसद है कि ये तीनों चीजों का यूसेज हम कभी भी कर सकते हैं, थेफ्ट के दौरान, ड्यूरिंग द थेफ्ट, आफ्टर द थेफ्ट ताकि हम यहाँ से भाग सके, और उसके बाद ताकि हम उस प्रॉपर्टी को रिटेन करके रख सके, वो आफ्टर थेफ्ट में ही आ जाएगा। सो ड्यूरिंग द थेफ्ट एंड आफ्टर द थेफ्ट, ये दोनों जगह पर ये तीनों में से कोई भी चीज यूज की जा सकती है। सो इसी की पनिशमेंट है रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 years. Illustrations. A commits theft on the property in Zed's possession, and while committing the theft, he has a loaded pistol under his garment. Having provided this pistol for the purpose of hurting Zed in case Zed should resist, A has committed the offense. अब इसमें A Z के घर पे चोरी करने जाता है, तो उसके पास लोडेड पिस्टल है, प्रेपरेशन के साथ गया है कि अगर जेड मेरे को रोकेगा या मेरे साथ मतलब किसी भी तरह का ट्राई करेगा कि मैं चोरी ना कर सकूं, तो उसके अगेंस्ट मैं से यूज कर सकता हूँ ताकि मैं उसे हर्ट वगैरह कर सकूं। सो दिस इज एन ऑफेंस, क्योंकि इसमें साफ साफ है कि तुम प्रेपरेशन करके जा रहे हो। जब हो जाएगा ऑफेंस तब उसके लिए हम और चार्जेस लगा सकते हैं, पर दिस इज बेसिकली जब तुम प्रिपेयर होकर जा रहे हो कि मैं हर्ट, रिस्ट्रेन या फिर फियर, इंजरी का यूज करूंगा। तो सिर्फ प्रेपरेशन के साथ जा रहे हो, इसी की पनिशमेंट है ये। करा नहीं अभी इंसान है, सिर्फ प्रिपेयर होके जा रहा है। A picks Zed's pocket, having posted several of his companions near him in order that they may restrain Zed if Zed should perceive what is passing and should resist, or should attempt to apprehend A. A has committed the offense defined in this section. अब Z A जो है वो Z की पॉकेट मारता है, तो उसे ये होता है कि अगर जेड ने मुझे रोकने की कोशिश की तो उसके सारे बंदे हर जगह पे खड़े हैं कि किसी भी तरह अगर जेड ने मुझे रोका या मेरे साथ कोई धक्का मुक्की की तो मेरे जो साथी हैं वो आके उस पर हमला कर देंगे। सो दिस इज एन ऑफेंस ऑफ 382, क्योंकि ही इज गोइंग विद द प्रिपरेशन, ताकि मेरे साथ अगर किसी भी तरह के मुझसे कोई थेफ्ट करने में अगर रुकावट आए तो मैं डेथ, हर्ट या रिस्ट्रेन कर सकूं। मैम मैं हाँ ये जी, बोल रही थी कि हाँ कोई जी। भी इंसान जो थेफ्ट करेगा वो नेचुरली रिस्ट्रेन तो करेगा ही, तो ठीक है। इसमें अलग से क्यों बोला रिस्ट्रेन? मतलब जो थेफ्ट करना चाहेगा ऑब्वियसली ही वुड ट्राई हिज लेवल बेस्ट की, क्या कहते हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो डेथ करेगा या कुछ भी, मतलब बट ही वुड ट्राई टू रिस्ट्रेन, मतलब वो पकड़ने से बचेगा। जरूरी नहीं है गरिमा सी, वो कितने हमने देखे हैं जो चेन मार के जाते हैं रोड में से, वो कहाँ रिस्ट्रेन करते हैं, वो तो ऐसे जाते जाते चोरी कर जाते हैं। ऐसे भी थेफ्ट होते हैं। अब भीड़ भड़ाके इलाके में कोई किसी का वॉलेट मार दे तो दिस इज नॉट अ रिस्ट्रेन, चुपचाप ले गए कोई चोरी करके। ऐसी भी सिचुएशंस जहाँ पे नहीं होता, तो इन सिचुएशंस को यहाँ पे कवर कर लिया। ओके। समझे? तो इन सब सिचुएशंस को यहाँ पे सारों को कवर कर लिया कि कहीं भी अगर वो प्रिपरेशन के साथ जाता है तो उसे हम 382 में कवर कर लेंगे। अब अगला सेक्शन इज एक्सटॉर्शन 383। मैम हाँ जी। उसकी फिर
प्रेपरेशन को कैसे मेजर करोगे, मतलब जैसे अगर वो वेपन वूपन लेके आए अपने साथ, हाँ हाँ फिर ही हाँ मेजर हाँ करेंगे ना कि वो पूरी हाँ तैयारी हाँ हाँ, करके आया है। करेक्ट करेक्ट। या उसके साथी मैं वगैरह मोस्टली साथ में नहीं मोस्टली है। जो चोर होते हैं वो तो डरपोक बहुत होते हैं, वो प्रेपरेशन करके हर चोर नहीं जाता है ना। हम्म, बहुत ऐसे मोस्ट होते ऑफ द हैं। टाइम। अब जो जो बाइक वगैरह पे ऐसे चोरियां करते हैं, ये कोई प्रिपरेशन के साथ थोड़ी जाते हैं। इतना सारा हाँ सामान नहीं जी। होता इनके पास, ये सिर्फ चोरी करते हैं और भाग जाते हैं। मैम ये तो लुटेरों में जाती है ना बात, ये वाली प्रेपरेशन वाली। जो लुटेरे होते हैं वेपन्स लेके आते हैं वो, कि कुछ चुराने आए हैं, या अगर कोई उठ गया तो उसको मार वार भी देते हैं वो, ये तो वहां पे चीज एप्लीकेबल होगी ना। तो उस मैंने पे तो ये पूछना लगेगी था कि उसकी लगेगी। मैम मेजर फिर कैसे करेंगे उसके वेपन, उनके वेपन अगर वो पकड़े जाते हैं तो फिर उनके वेपन्स देख के, अगर उनके पास वेपन्स हैं कुछ निकलता है तो फिर करेंगे हाँ ना हाँ हाँ हाँ। कि ये। अगर तुम सिर्फ ठीक प्रेपरेशन है। को कवर कर रहे हो ना, तो सिर्फ तुम वेपन्स को देख के करोगे। ठीक है। 383 extortion. Whoever intentionally puts any person in fear of any injury to the person or to any other person, and thereby dishonestly induces the person to put in fear to deliver to any person any property or valuable security or anything signed or sealed which may be converted into valuable security, commits extortion. अब एक्सटॉर्शन का सबसे बड़ी चीज है कि जब तुम किसी को डरा धमका के किसी से प्रॉपर्टी ले रहे हो, कि उसे फियर है कि उसे इंजरी हो सकती है या किसी और बंदे को इंजरी हो सकती है, तो उसके उस डर से तुम डिसऑनेस्टली उससे प्रॉपर्टी लेते हो। दिस इज एक्सटॉर्शन। मतलब किसी भी इंसान को फियर में डालकर, या फिर एनीवन रिलेटेड टू हिम, उसे फियर में डाला और फिर डिसऑनेस्टली इंड्यूस किया सो दैट वो इंसान प्रॉपर्टी को डिलीवर करे, दिस बिकम्स एन एक्सटॉर्शन। प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, प्रॉपर्टी वैल्यूएबल सिक्योरिटी, कोई भी चीज साइंड हो सील्ड हो, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, तो ये बन जाती है एक्सटॉर्शन। कहते नहीं जैसे किसी का बच्चा वगैरह को पकड़ लिया कि हाँ जी हम तुम्हारे बच्चे को कुछ कर देंगे, नहीं तो तुम हमें प्रॉपर्टी या पैसे दे दो, दिस बिकम्स एन एक्सटॉर्शन। See the illustrations. A threatens to publish a defamatory libel concerning Z unless Z gives him money. He thus induces Z to give him money. A has committed extortion. अब उसे वो थ्रेटन करता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ कोई डेफामेटरी चीज पब्लिश कर दूंगा, तुम्हारी कोई फोटोग्राफ पब्लिश कर दूंगा, कोई इंफॉर्मेशन पब्लिश कर दूंगा जिससे तुम्हारी डेफामेशन हो सकती है, नहीं तो तुम मुझे पैसे दे दो। सो दिस बिकम्स एन एक्सटॉर्शन। उसे फियर है इंजरी का। इंजरी, मैंने कहा था ना, बॉडी माइंड प्रॉपर्टी रेपुटेशन किसी चीज को भी हो सकती है, सो दिस इंक्लूड्स रेपुटेशन ऑल्सो। तो उसे इंजरी का डर है कि मेरी रेपुटेशन को इंजरी हार्म हो सकता है, सो दिस इज एक्सटॉर्शन। A threatens Z that he will keep Z's child in wrongful confinement unless Z will sign and deliver to A promissory note binding Z to pay certain monies to A. Z sign and delivers the note. A has committed extortion. अब A Z को थ्रेटन करता है कि तुम्हारा बच्चा हमारे कब्जे में है, कि हम उसे कोई इंजरी कॉज कर सकते हैं, नहीं तो तुम हमें पैसे या प्रॉमिसरी नोट वगैरह कोई भी चेक वगैरह कुछ भी साइन करके दे दो। अब वो उसे देगा, दिस बिकम्स एन एक्सटॉर्शन। He threatens to send clubmen to plow up Z's field unless Z will sign and deliver to B a bond binding Z under a penalty to deliver certain produce to B, and thereby induces Z to sign and deliver the bond. A has committed extortion. अब A थ्रेटन करता है कि तुम्हारी, मतलब मैं खेत पे भेजकर लोगों को तुम्हारे सारे खेत वगैरह खराब करवा सकता हूँ, या कुछ भी कर सकता हूँ, आग लगवा सकता हूँ, नहीं तो तुम मुझे एक बॉन्ड साइन करके दे दो कि तुम जो भी खेती से जितना भी प्रोड्यूस बनेगा उसमें से कुछ प्रोड्यूस तुम मुझे दोगे। सो दिस इज एन एक्सटॉर्शन, क्योंकि उसने डराया उससे इंजरी की, मतलब फियर ऑफ इंजरी आ गई कि मैं कुछ भी हार्म कॉज कर सकता हूँ, सो दिस बिकम्स एन एक्सटॉर्शन। A, by putting Z in fear of grievous hurt, dishonestly induces Z to sign or affixes seal to the blank paper and deliver it to A. Z sign and deliver the paper to A. Here A has the paper, so signed may be converted into valuable security. A has committed extortion. अब उसने उसको ग्रीवियस हर्ट के फियर से डराया कि मैं तुम्हें कोई इंजरी हर्ट कॉज कर दूंगा, नहीं तो तुम ये बात मान जो मेरी प्रॉपर्टी दे दो अपनी या कुछ भी। सो दिस बिकम्स अ केस ऑफ एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इन्होंने इतने सारे इलस्ट्रेशन में देखी है कि वो चीज डिलीवर होगी ही होगी। अगर वो चीज डिलीवर नहीं हुई ना, सो दिस डज नॉट बिकम्स एन ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन। वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा ऑफेंस, वो अटेम्प्ट में ही रह जाएगा। तो एक्सटॉर्शन के लिए जरूरी है कि चीज डिलीवर हो, डिलीवर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो ऑफेंस कंप्लीट नहीं हो पाएगा एक्सटॉर्शन का।
384 में इसकी punishment है that is 3 years. इन सबकी theft की भी 3 years है, इसकी भी 3 years है. Robbery, dacoity आके फिर जो punishments है वो बढ़ती जाती हैं. 385 putting person in fear of injury in order to commit extortion. Whoever in order to the committing of extortion puts any person in fear or attempts to put any person in fear of any injury shall be punished with imprisonment of either description, that is of 2 years or fine or both. Now 385 में बताता है वो सिर्फ उसे fear में मतलब डालता है कि हाँ मैं तुम्हें कोई भी तरह का fear कर दूंगा, attempt करता है या फिर उसे fear में डाल देता है in order to commit extortion. उसने extortion commit नहीं की है, वो सिर्फ उसे डरा रहा है अभी. So this is punishable under this section, जिसकी punishment है 2 साल. जब extortion कर दी तो 383 में चला गया. अभी उसने extortion नहीं किया, अभी सिर्फ उसे डरा रहा है, तो वो 385 में है. So 385 एक precursor है towards extortion, जिसमें सिर्फ एक fear में उसे डाला है. जब उसने fear में आके deliver भी कर दिया तो वो extortion का offense ही बन गया. मतलब अटेम्प्ट मान सकते हैं ना, हाँ इसे एक मान तरीके सकते से. हैं. 386 extortion by putting a person in fear of death or grievous hurt. Whoever commits extortion by putting any person in fear of death or grievous hurt to the person or to any other shall be punished with 10 years and fine. अब उसमें था fear of injury, अब जब उसकी grave होगी, अब वो fear डाल रहे death का, grievous hurt का, ज्यादा grave होता जा रहा है तो उसकी punishment हो जाएगी 10 साल. 387 putting person in fear of death or of grievous hurt in order to commit extortion. अभी 386 का precursor है. अब इसमें सिर्फ fear में डाला, भी extortion commit नहीं की है. Whoever in order to committing of extortion puts or attempts to put any person in fear of death or grievous hurt to that person or to any other shall be punished with 7 years and fine. अब इसमें भी ये 386 का precursor है 387 कि उसने सिर्फ अभी put किया उसे fear में या उसे डालने वाला है ताकि वो करे. अभी act complete नहीं हुई है. एक्ट कंप्लीट होगी तो वो 386 में जा सकता है. 388 extortion by threat of accusation of an offense punishable with death or life. Whoever commits extortion by putting any person in fear of an accusation against the person or any other of having committed or attempted to commit an offense punishable with death or life or with imprisonment of a term which may extend to 10 years or of having attempted to induce any person to commit such offense shall be punished with imprisonment of either description for a term that is 7 years and shall be liable to fine. And if the offense be one